आरएस की इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यूट्यूब पे हमने नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें एपिसोड 3 में हम एक और टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कई बार जो है कोई भी टॉपिक जब कवर किया जाता है, आरएस इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो मल्टीपल एंगल से उसको कंसिडर किया जाता है, विद डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस उसमें पूछे जाते हैं। तो उसी डायमेंशन से रिलेटेड जो है एक और आज इशू पे हम बात करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने जो भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं उसे भारतीय इकोनॉमी कैसे बच सकती है, यानी क्या भारतीय इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है जो कि हमें उन टैरिफ की थ्रेट से बचने के लिए जो है वो फायदा देंगी। तो जब हम बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें यह जानना होगा आखिर में टैरिफ्स होते क्या हैं। यानी जो टैरिफ होते हैं वो बेसिकली किसी भी देश के प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी देश के प्रोडक्ट के ऊपर जब भी हम वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है तो उस कंट्री के द्वारा लगाया गया टैक्स, उस पर लगाया गया टैरिफ कहलाता है। ये जो टैरिफ्स होते हैं वो बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर या टैरिफ बैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स में सीधा सा आपके जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, कई बार आपके प्रोडक्ट को जो है फर्टिलाइजर ज्यादा यूटिलाइज किया उसके निकाल दिया जाता है, कई बार फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। तो एक तरह से टैरिफ बैरियर तथा नॉन टैरिफ बैरियर, ये दो प्रकार के टैक्सेस जो हैं आपके प्रोडक्ट पर जब आप किसी दूसरे कंट्री में इन प्रोडक्ट को सेंड करते हो तो वहां पर इस तरीके से लगते हैं। टैरिफ बैरियर में आपके ऊपर सीधे टैक्सेस लगाए जाते हैं, यानी इस प्रकार की ड्यूटीज लगाई जाती हैं जिससे आपका जो सामान है, जिसका जो प्राइस है वो प्राइस महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 100 रुपए का कोई भी एक कंसाइनमेंट यानी एक प्रोडक्ट भेजा, मान लो पेन ही भेजा। अब उसने अगर टैरिफ बैरियर के तौर पर अगर मान लो 50% टैरिफ लगा दिया तो आपका ये प्रोडक्ट जो है वो अब 150 रुपए का हो जाएगा। अगर सेम टू सेम प्रोडक्ट बिना किसी रिडक्शंस के उस मार्केट में बिके, कहने का तात्पर्य यह है कि 100 रुपए की रेट पर आपने 50 रुपए का अगर टैरिफ ले लिया तो कंपनीज क्या करती हैं, यानी अगर जिसने वो इंपोर्ट किया है वो वहां पर यूएस के मार्केट में, तो वो कंपनी जिसने इंपोर्ट किया है इस पर वो 50% टैरिफ दे देगी, यानी 50 रुपए टैरिफ दे देगी। कई बार क्या होता है, ये कंपनियां उस प्रोडक्ट का जो टैक्स लगा या टैरिफ लगा उसको या तो खुद अब्जॉर्ब कर जाती हैं, यानी ये 50 रुपए वो खुद अगर अब्जॉर्ब कर ले तो फिर भी जो है इस प्रोडक्ट की फाइनल मार्केट प्राइस उस मार्केट में भी 100 रुपया ही रहेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए के प्रोडक्ट पर 50 रुपए जो है वो कंपनी वहन कर ले। तो वो क्या करती है, इसका कुछ परसेंटेज या सब कुछ जो है वो कस्टमर्स को ही पास ऑन करती हैं, जिसका सीधा सा फर्क ये होता है कि अगर 50 रुपए सीधे के सीधे ट्रांसफर कर दिए कस्टमर को तो 150 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट भारत से निकला तब तो 100 रुपए का था, यूएस मार्केट में बिकेगा तो 150 रुपए का बिकेगा। तो उससे नुकसान क्या है, यानी भारतीय प्रोडक्ट जब ये 50% की ड्यूटी पे वहां पे जाएगा तो जो है अन्य प्रोडक्ट के मुकाबले महंगा हो जाएगा। तो जब महंगा हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, अगर सेम ही क्वालिफिकेशन के अदर पेन्स या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो। यानी आपका प्रोडक्ट अनकंपिटिटिव हो गया। दूसरा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो बायर है वहां का वो जो है अब या तो खुद टैक्स दे या फिर उसका जो सेल करने के बाद में जो मुनाफा था उसमें कमी आने लग गई। तो अब वो क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट बायर्स जो हैं, यानी जो भी वर्ल्ड ओवर जो भी बायर्स हैं उनसे संपर्क साधेगा, क्योंकि उसको तो अपना तो बिजनेस चलाना है। तो वो क्या करेगा, दूसरे देशों से ही सेम प्रोडक्ट कंपिटिटिव प्राइसेस पे लेने की कोशिश करेगा। या तो ये काम होगा, या फिर हमारे जो लोग यहां पर 100 रुपया प्रति पेन यूएस के मार्केट में भेज रहे थे वो कोशिश करेंगे कि इसको अब वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम करके 80 रुपए या 70 रुपए में भेजने की कोशिश करें। तो जिसकी वजह से इनका, यानी इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन अब कम हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि टैरिफ के कारण किसी भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के ऊपर क्या असर पड़ता है तो आप ये बता सकते हैं, यानी वो जो एक्सपोर्टर हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं, इंपोर्टर नए बायर्स भी ढूंढ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये नॉन टैरिफ बैरियर भी क्या होते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर जो हैं सीधे टैक्सेस की बजाय
एक तरह के इनडायरेक्ट वे है जिसमें हम उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में आने को डिस्करेज करते हैं। कैसे? यानी उस प्रोडक्ट में कई प्रकार के क्वालिटी कंट्रोल लगा देंगे। उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें यह भी कह देंगे कि अच्छा ठीक है, कृषि का है, आम है, तो ठीक है, हम आम में आपने जो है वो जो पकाने के लिए दवाई इस्तेमाल की है वो हमारे यहां पर बैन है, हम जो है इसको नहीं लेंगे। कई बार जो है उन प्रोडक्ट का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। कोटा का मतलब है हमारे अगर आपके पेन आने हैं तो हम किसी प्रकार का टैक्स तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये पेन जो है आप ज्यादा से ज्यादा 5000 ही हमारे यूएस में ला सकते हो, यानी कोटा आपने लगा दिया। तो टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमारी मार्केट की कैलकुलेशन को, पहले तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आप अपने आंसर वापस से बता सकते हैं। यानी सॉल्यूशन अगर कोई पूछ ले, जब प्रॉब्लम ही पता है तो सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूएस ने जो अभी काम किया है वो क्या है। यानी भारत के ऊपर 25% तो टैरिफ लगाए हैं और 25% जो है वो पेनल्टी लगाई है। किस काम के लिए? रशिया का जो तेल हम खरीद रहे हैं उसकी वजह से। अब ये सेपरेट मैटर है कि रशिया से तेल हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये हम भी बात करेंगे। अब इसके कारण भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताएं कि सर भारत की इकोनॉमी पर जो प्रभाव पड़ेंगे यानी जो इफेक्ट आएंगे, उसमें सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वो ये है कि यूएस को ट्रांसफर जो हम करते हैं, यानी यूएस को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अब घट सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यूएस जिससे हमारा करीबन 130 बिलियन डॉलर का जो गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है, यानी गुड्स का जो ट्रेड है, उसमें जो हम 87 बिलियन डॉलर के आसपास, 1 बिलियन डॉलर आपको पता होगा ना कितना है, अगर 87 रुपए की $1 माने तो करीबन 8700 करोड़ रुपए। तो 1 बिलियन डॉलर की करीबन 87 बिलियन डॉलर का हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इनके एक्सपोर्ट में हमें कमी आएगी, ये सच है। दूसरा, जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अगर हम कैटेगराइज करें तो जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, लेदर के फुटवेयर हो या अन्य जो लेदर और जो इसके काम होते हैं जहां पर श्रम का यूज ज्यादा होता है, वो प्रोडक्ट अब जो है चूंकि उनका जो टैरिफ है वो वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया इनके मुकाबले काफी ज्यादा हैं। तो भारतीय जो प्रोडक्ट है उनके मुकाबले अब जैसे मान लो अगर वियतनाम पे देखें तो 19%, बांग्लादेश पे देखें तो अंडर 20%, चाइना पे देखें तो 30%, तो भारत पे देखें तो 50% टैक्स है। तो भारतीय प्रोडक्ट का जो टैक्सेस हैं वो इनसे ज्यादा हैं, तो इनके प्रोडक्ट वहां पर ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएंगे। भारतीय प्रोडक्ट या भारतीय प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनमें कमी आ सकती है। तीसरा, जब ये प्रोडक्ट की कैटेगरी में कमी आएगी, एक्सपोर्ट में कमी आएगी, तो डेफिनेटली जो है हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट तथा जो हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें भी कमी आ सकती है। यानी हम अब ये चाहते हैं कि हम न केवल अपने लिए बनाएं प्रोडक्ट, लेकिन विश्व के लिए भी बनाएं, उसमें भी हमारे कमी आ सकती है, यानी हमारा ये नुकसान हो सकता है। चौथा, जब प्रोडक्ट कम बनेंगे तो सरकार को जो कस्टम ड्यूटी या जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं या एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उससे होने वाली रेवेन्यू में भी कमी आ सकती है। यह भी एक और नुकसान हमारी सरकार को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट कम बनेंगे तो डेफिनेटली इससे बात होगी। और इसी के साथ वो लोग जो कि उन प्रोडक्ट को बना रहे थे, उन प्रोडक्ट को जब वो जॉबलेस हो जाएंगे या एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा मतलब कमजोरी होगी, तो वो लोग यहां पर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं खुद के द्वारा भी हो सकता है इकोनॉमी में डिमांड के ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़े, क्योंकि जब आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं रहोगे तो मार्केट में खरीदोगे क्या? खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ना। यानी आप वही आइटम खरीदोगे जो कि केवल और केवल आपको रोजाना के लिए जरूरतों के लिए जरूरी है। नॉन डिस्क्रेशनरी परचेज ही करोगे, डिस्क्रेशनरी परचेज आप नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने घर खरीद लिया या ऐसा कुछ, यानी उसकी मात्रा में कमी आ सकती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे प्रभावित हो सकता है। इस टैरिफ के कारण एक और समस्या हो सकती है कि भारत और यूएस जो कि इस समय ट्रेड वॉर के जमाने से गुजर रहे हैं, अब जो है दोनों देशों में ये ट्रेड साइकोलॉजिकल एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ये भी बहुत बड़ी एक चीज है। यानी साइकोलॉजिकली इंडिया के माइंड में अब आने लग जाएगा कि यूएस जो है वो क्रेडिबल पार्टनर नहीं है।
यानी एक विश्वसनीय पार्टनर नहीं है, तो यूएसए का और भारत का रिलेशन नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है अदर डायमेंशन में। हालांकि ये जरूरी नहीं हो, लेकिन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पड़ोसी के साथ में आपके अगर किसी चीज में भी खटपट हो गई, तो हो सकता है वो खटपट दूसरे सेक्टर को भी प्रभावित करने लग जाए। तो ये इसके जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो हैं, जियो इकोनॉमिक सारे के सारे ये वो हैं। अगर भारत, एक और फर्क क्या हो सकता है, अगर भारत इस इंडिया यानी इंडिया और रशिया का जो तेल भारत खरीद रहा है, यूएसए की पेनल्टी से बचने के लिए अगर ये तेल खरीदना भारत कम कर दे, तो पहली बात, रशिया से जो हमारा तेल जो हमें सस्ते प्राइसेस पे मिल रहा है, हो सकता है वो बंद हो जाए या उस पर कमी आ जाए। तो हमारे यहां पर जो हमने 11-12 बिलियन डॉलर पिछले साल बचाए थे, ये तेल के दाम कम दे करके रशिया को डिस्काउंटेड ऑयल खरीद करके, हो सकता है इसमें हमें अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए। तो यह भी एक लफड़ा हो सकता है। या इसके साथ जब हम रशिया का तेल खरीदने से कमजोरी करेंगे या मना कर देंगे, तो वो ही तेल हमें अन्य मार्केट से खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और ऑयल का जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेज है, हो सकता है उसमें वृद्धि आ जाए। एक अनुमान के मुताबिक अगर रशिया का तेल चाइना और इंडिया नहीं खरीदें, तो फिलहाल जो तेल का प्राइस 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल है, वो पहुंच करके 130 से 140 बैरल प्रति बैरल पहुंच जाएगा, जिससे इंडिया का नॉट ओनली करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व और इन्फ्लेशन, ये जो हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। यानी महंगाई बढ़ सकती है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व गिर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आ सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा बढ़ सकता है। ये चीजें भी हमारा एक तरह से परिणाम हमारा इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब मैटर क्या है, इससे बचा कैसे जाए या कैसे जो है इंडिया इससे बचने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर यूएस को हमारे मार्केट के लिए परमिशन दे दी जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने एग्रीकल्चर के जो भी वहां पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्रोडक्ट हैं, यानी जेनेटिकली जो प्रोड्यूस्ड वेराइटीज हैं, जो कि वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से तथा स्केल पर मशीन के द्वारा प्रोडक्शन होने से वहां पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। हमारे यहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। जैसे अगर गेहूं हम 1 एकड़ अगर में उगाते हैं, तो हमें मान लो 2 टन अगर गेहूं उत्पादित होता है, तो वहां पर वो गेहूं जो है 4 या 5 टन उत्पादित होता है। तो जब एक्सेस में इतना अमाउंट उत्पादन होता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस भारत में आ जाएं और भारतीय किसानों को नुकसान होने लग जाए। दूसरा फर्क क्या पड़ सकता है, फिशरीज के ऊपर। तीसरा फर्क पड़ सकता है हमारी मिल्क इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, मिल्क इंडस्ट्री में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो वहां पर जो पशु है, वो प्रति पशु जो होने वाला दूध का उत्पादन है, वो भारतीय पशुओं से बहुत ज्यादा है। उसका एक और कारण धार्मिक एंगल भी है कि वहां पर जो फीड पशुओं को खिलाई जाती है, उसमें नॉन वेजिटेरियन अंश भी होते हैं। और भारतीय जो लोग हैं, वो पशु को जिनको मतलब चारा डाला जाता है, वो बिल्कुल शाकाहारी होता है। यानी मांसाहारी या शाकाहारी फीड जो पशुओं को दी जाए, उसकी वजह से जो दूध पैदा होगा, वो भारतीयों के लिए एक धर्म संकट भी क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक एंगल है जिसकी वजह से भारत उनके लिए अपने एग्रीकल्चर, अपने जो मतलब लाइव स्टॉक या अपना जो पशु का जो मतलब दूध है, उसका सेक्टर, मिल्क या डेयरी सेक्टर को नहीं खोल रहा है। अब भारत इससे बचे कैसे? तो देखिए, भारत की इकोनॉमी पर डेफिनेटली असर पड़ेगा, इसके बारे में कुछ भी जो है वो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको लिमिट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, हमने जो है ट्रेड के लिए रेड लाइन खींच दी है, यानी आपको हमसे अगर ट्रेड की डील करनी है, मिल्क, एग्रीकल्चर तथा जो लाइव स्टॉक यानी पशुओं का जो है, उस एंगल को हटा दो और बाकी मुद्दों पर आप बात करो, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट के तहत 2030 तक हमारा जो व्यापार है उसको $500 बिलियन करने का है, जो कि फिलहाल 180 बिलियन डॉलर के आसपास है, गुड्स और सर्विस का मिला करके। तो ये कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी बात, भारत जो है करीबन टॉप के जो भारत के 25 एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं,
यानी भारत के निर्यात जो भारत प्रोडक्ट करता है उसके जो करीबन 25 टॉप मोस्ट कैटेगरी के पार्टनर हैं उनके साथ में 25 और निर्धारण कर रहा है। तो उन टॉप 50 पार्टनर्स को वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सेल हम कैसे ज्यादा कर सके उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे यूएस को अगर जाने वाला टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर अगर उनमें कमी आती है तो ये टेक्सटाइल और ये लेदर का अल्टरनेट मार्केट कैसे ढूंढें, और वो भी कहां पर, वो भी जो हमारे टॉप 5 एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं या जो नेक्स्ट के टॉप 5 एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, यानी कुल मिलाकर के 50 देशों में हम ये सामान कैसे ज्यादा बेच सकें उसके ऊपर एक मंथन चल रहा है सरकार के द्वारा। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं सर भारत इस समय अगर देखा जाए तो यूएस को जो टोटल एक्सपोर्ट करता है 87 बिलियन डॉलर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में वो करीबन 2% ही है। यानी भारत की जीडीपी में यूएस को किया जाने वाला एक्सपोर्ट 2% अगर हो और उसमें अगर मान लो आधा या फिर 1/4 अगर एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है तो भारत की जीडीपी ज्यादा से ज्यादा 0.5 से 0.7% जो है वो अफेक्ट होगी केवल। तो जब इतनी सी ही अफेक्टेड होगी तो हमें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। एक और चीज जो है वो ये है कि चौथा प्रभाव भारत जो कर रहा है वो भारत के जितने भी जो कानून हैं, और ये कानून जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए हम ये प्रयासरत हैं कि उन कानूनों में संशोधन किया जाए या उन कानूनों को हटा दिया जाए जिससे जो इंडस्ट्री है, हमारी उद्योग है, उसके पांव को हम बांधे नहीं। तो ऐसे भी विचार चल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कल कहा कि भारत जो है आर्सेनल ऑफ रिफॉर्म्स पर काम कर रहा है, यानी कैसे हम और ज्यादा सुधार, और सुधार भी एक बहुत बड़ी मतलब नंबर में, वो भी करने के लिए हम आतुर हैं। यानी कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए जिसकी वजह से जो कॉस्ट आती है प्रोडक्ट बनाने में, एक तो वो कम हो, एक रेगुलेशन जो प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं वो कम हो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको सहायता मिले। कोशिश ये भी की जा रही है कि इनकम टैक्स के बिल में हमने जो है नए प्रोविजन लाए हैं जिसमें हम टैक्सेशन जो संबंधी चीजें हैं उसको हम इजी तो बना ही रहे हैं, जबकि हमने एक सैलरीड जो इनकम के लोग हैं उनको भी अब 12 लाख की इनकम से टैक्सेशन में छूट दी है। वो क्यों? क्योंकि ये पैसा जो टैक्स में दे रहे थे अब वो मार्केट में जाकर के चीज खरीदें, हम तो इनडायरेक्ट से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन वो जो है प्रोडक्ट को खरीदने पर अब बल दिया जा रहा है जिसके मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिले। एक और प्रयास किया जा रहा है वो है हमारा जीएसटी में, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें 5 स्लैब आती हैं हमारे, प्लस जो सिन टैक्स के लिए अलग, उसको हम घटा करके या तो 2 या 3 करने वाले हैं। यानी ये जीएसटी का जो सिंप्लीफिकेशन है, जीएसटी की रेट में जो रिडक्शन है वो भी हमें प्रोडक्ट जो हमारे होंगे उनकी कॉस्ट को घटाएगा। यानी अगर एक प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लग रहा है और अगर उसको घटा करके हम 12% कर दें या 5% कर दें तो वो प्रोडक्ट अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता होगा तो वो बाहर के मार्केट में जाएगा तो अपने आप जो है उसमें मतलब कमजोरी आएगी, मतलब वो कम कम्पिटिटिव, मतलब उतना टैरिफ से जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा। हमारे यहां पर भी जो है उसको ज्यादा लोग खरीदेंगे। यानी जीएसटी के भी द्वारा हमारी जीडीपी को फर्दर हम 0.5% से 2% कैसे जंप करवा सकें, इसके ऊपर विचार चल रहा है। भारत जन विश्वास बिल पर भी काम कर रहा है। अभी जन विश्वास बिल क्या है? यानी जिनके भी कोई ना कोई डिस्प्यूट कमर्शियल टैक्सेस से रिलेटेड, कोई भी कॉरपोरेट चीजों से रिलेटेड चल रहे हों, उन विवादों को हम कैसे सुलझाएं, इसके ऊपर भी जो है एक जन विश्वास बिल के ऊपर काम चल रहा है। वो क्या है कि लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने की बजाय मध्यस्थता या कम पेनल्टी के ऊपर उनके केसेस समाप्त हो जाएं, वो अपना और काम करने लग जाएं, तो उसके ऊपर भी जो है वो बल दिया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं सर भारत जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो अपने टोटल प्रोडक्ट का 20% करता है, जो कि बाहर के कंट्रीज को भारत करता है। अब ये प्रतिशत को घटाने पर भारत बल कैसे दे रहा है? यानी हम अन्य कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी मुक्त व्यापार समझौते, जो कि हम अभी यूनाइटेड किंगडम से हमने किया,
हम कोशिश कर रहे हैं कि एशियन कंट्रीज के साथ में भी कैसे जो है हम भारत के लिए फेवरेबल उसको बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ में भी जो है हम एफटीए साइन करें। थोड़े दिनों पहले जो है हमने ऐसी कोशिश ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, न्यूजीलैंड के साथ की थी, यूएई के साथ की थी। ये क्यों किया? कि जिसकी वजह से हमें नए नए मार्केट भी मिले। जब नए नए मार्केट मिलेंगे, हमारे प्रोडक्ट को वहां पर और ज्यादा एक्सेस मिलेगी, तो डेफिनेटली सी बात है कि जो प्रोडक्ट हमारे यूएस में थोड़े अफेक्टेड होंगे, हम उनको यहां पे बेचना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी जो है वो भारत इस समय के प्रयास कर रहा है। भारत की कई सारी इनर स्ट्रेंथ भी हैं। देखिए, भारत की कई सारी स्ट्रेंथ भी हैं। अब वो स्ट्रेंथ हैं क्या? तो आप ये कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भारत का इन्फ्लेशन अभी, यानी महंगाई की जो दर है वो अभी कंट्रोल्ड है। अगर आप देखें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा दिया गया जो टारगेट होता है 4% का ±2%, अब उसी रेंज में फिलहाल हम हैं, यानी हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो अगर किसी भी प्रकार का सप्लाई चेन के बारे में डिसरप्शन होता है तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, इकोनॉमी को खतरनाक नहीं होगी। जब हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी ब्याज की दरें हमारे मार्केट में, वो भी उस स्तर पर हैं जहां पर इजी लोन मिल सके। किनको? इंडस्ट्रियल लोगों को। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो अपने कर्जे पर जो ब्याज चुकाना होगा वो कम होगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर में वो पैसा खर्च कर सकेंगी। समझ गए बात? या उद्योगपतियों को वो पैसा सस्ती दर पर मिलेगा। जब सस्ती दर पर मिलेगा तो उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी घट जाएगी। तो ये भी प्रयास जो है या भारत की अभी स्ट्रेंथ है। तीसरा, आप ये कह सकते हैं भारत इस समय मेक इन इंडिया के तहत जो भी काम कर रहा है उससे सुखद परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे जो है वो भारत में आ रही है, भले चाहे वो वैल्यू एडिशन के तौर पर हो, चाहे वो अन्य चीजों में हो। हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, चिप के डिजाइन से लेकर के अब उसको यहां पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो है वो मोबाइल की दुनिया में अब ऑलमोस्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम जैसी स्कीम पर ध्यान दिया है। चौथा, आप ये भी बताएं कि सर पीएलआई के तौर पर हमने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि अभी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से आई है, वो भी जो है करीबन 3.5 करोड़ नए रोजगार कैसे पैदा हों, यानी रोजगारों के ऊपर जो संकट अगर आ भी जाए तो उसको कैसे जो है वो विटल डाउन किया जाए, उसके ऊपर भारत अभी काम कर रहा है। भारत का अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो अभी भारत का जो है कंट्रोल में है। भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व वो भी हाई स्तर पर है, यानी जीडीपी की अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, तो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी अभी भी हम बने हुए हैं। तो ये भी जो है भारत को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से भारत जो है इस टैरिफ से आने वाली समस्या का सामना सही तरीके से कर सकता है। अब इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं आपको उन्हीं एंगल्स पे पूछे जाते हैं। तो जब आप ये सवालों के जवाब प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए छोटी छोटी समस्याओं में अपने आंसर को तोड़ते हुए अगर बताओगे, तो डेफिनेटली आपका जो सवाल का जवाब है वो नॉट ओनली उनके ऊपर अच्छा असर डालेगा, आपको वहां पर खुद को भी कॉन्फिडेंस देगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस चेहरा रहेगा तो आपके नंबर आने के, आपके खुद का जो दिमाग की कामनेस है यानी शांति आपके दिमाग में वो बढ़ती है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप और भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। ये रोजाना का जो टॉपिक है वो आपको इसीलिए दिए जाते हैं। हम टेलीग्राम पर भी इसको ऑडियो सीरीज में लाते हैं जो कि इन टॉपिक से अलग होता है, वो भी इंटरव्यू के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं वहां पर। तो आप हमारा आरएस जंक्शन का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर जो है उसको सब्सक्राइब करके रोजाना ये वीडियो ऑडियो सीरीज सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।